इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन बहुत ही इजी सब्जेक्ट, बहुत ही इजीली निकल जाएगा। समझ लो ना कि तुम ये वीडियो देख रहे हो और एक तुमको वीडियो बताऊंगा, 2 वीडियो देख लोगे, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन 100% निकल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी पहले जिसमें मैंने प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया था एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैंने डायरेक्ट आंसर्स वहीं बता दिए थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन देख रहा हूँ आंसर बता रहा हूँ, वैसे मैंने किया हुआ था। तो वो वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, लाइक मैंने 2 हफ्ते पहले अपलोड किया उसको, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा और इस वीडियो के तुरंत बाद लगा दूंगा। ठीक है, तो वो 2 वीडियो देख लेना, इनफ है। मतलब एक वो वीडियो है, एक ये वीडियो, बस इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन आराम से निकल जाएगा। इसमें अपन बात करेंगे 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, 100% कन्फर्म। अगर तुम ओनली इस वीडियो को भी देखते हो ना, तब भी मैं तुमको 100% कन्फर्म गारंटी दे सकता हूँ कि 50+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे ओनली फ्रॉम दिस वीडियो। एज वी नो, इंग्लिश के किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो पहला दूसरा क्वेश्चन पूरा ग्रामर होता है, ओनली ग्रामर, लाइक छोटे छोटे बेसिक ग्रामर होते हैं जो कि स्टूडेंट्स में फंस जाते हैं। उनको इंग्लिश में डेफिनेशंस याद कर लेंगे और नॉन वर्बल वर्बल इन सब का डेफिनेशन याद कर लेंगे, बहुत सारा समझ लेंगे, लेकिन ग्रामर में फंस जाते हैं। ठीक है, ग्रामर बहुत पूछता है, बहुत ही ईजी होता है, उसमें थोड़ा बहुत मैं समझा दे रहा हूँ कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। जैसे ग्रामर में आपको पूछेगा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, बहुत पूछता है। दूसरा आपको पूछेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। आई नो बहुत सारे लोगों को ये सब बहुत ही पहले से आता होगा, लेकिन जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए स्पेशली मैं ये पूरा बता दे रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि तुमको यहाँ के अलावा कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं उसका देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है रवि राइट्स अ लेटर। रवि ने एक लेटर लिखा, रवि राइट्स अ लेटर, लेकिन रवि जो मेन सब्जेक्ट है वो पहले आया, लेकिन अगर उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो रवि ने क्या लिखा, लेटर लिखा, तो लेटर को पहले यूज़ करेंगे। पैसिव वॉइस ऐसे होगा, ए लेटर इज़ रिटन बाय रवि। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे मेरे को अगर एक्टिव वॉइस बोलना है तो मैं बोलूँगा फारूक क्रिएट्स अ वीडियो, फारूक वीडियो बनाता है। बट अगर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फारूक ने क्या क्रिएट किया, वीडियो, तो वीडियो को पहले रखेंगे, तो दिस वीडियो इज क्रिएटेड बाय फारूक। समझ रहे हो? दैट मीन्स एक्टिव वॉइस में पर्सन पहले रहता है एंड पैसिव वॉइस में पर्सन बाद में रहता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसको समझ सकते हो एग्जाम्पल देख के। एंड सारी चीज़ों के मैंने एग्जाम्पल ऐसे दिए हुए हैं, तो आगे से जितने टॉपिक्स मैं बताऊंगा ना, सबके एग्जाम्पल्स देख के खुद से स्क्रीनशॉट लेना, समझना, सब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चेंज स्पीच, जैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल, शी सेड आई एम कमिंग, ये डायरेक्ट स्पीच है कि उसने कहा मैं आ रही हूँ, लेकिन उसी का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, शी सेड दैट शी वॉज कमिंग, कि उसने बोला वो आ रही है। तो ये सुनने में बहुत सिमिलर है, लेकिन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऐसे ही काम करता है। सुनने में बस सिमिलर होता है, बाकी इसके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद तीसरी बात करें, फिल वर्ब करेक्टली, ये बहुत पूछता है। ठीक है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में बहुत पूछता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए देखो, ईच बॉय डैश प्लेइंग, ऐसे लिख देगा ईच बॉय एंड यहाँ पे स्पेस छोड़ देगा, डैश प्लेइंग। या फिर द डॉग्स डैश बार्किंग, मतलब इसके बीच में इज होगा, आर होगा, एम होगा, वो खुद से लिखना है। तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ये सब हम लोग जब 6-7 में पढ़ते थे तब वो बुक्स में फिलिंग द ब्लैंक्स आता था, वो सब चीज़ें हैं। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में यही सब पूछता है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस। तो उसमें क्या, फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जैक्टली वर्ब लिखना होता है कि कौन सा वहाँ पे शूट करेगा। जैसे यहाँ पे ईच बॉय इज प्लेइंग, ये शूट कर रहे हैं, तो ऐसे खुद से मेंटेन करना है। उसके बाद 4th है ऐड राइट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन ऐड कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। जैसे फिक्स फुल स्टॉप कॉमा कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप कॉमा एंड कैपिटल लेटर जहाँ पे मिसिंग है, जहाँ पे नहीं मतलब गलत लिखा हुआ है, उसको सही से करना है, उसी को बोलते हैं पंक्चुएशन। कुछ नहीं है, बस यही है। एग्जाम्पल देखो, रॉन्ग मतलब जो गलत एग्जाम्पल है वो है, ऐसा लिखा रहेगा एग्जाम में, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, पढ़ने में तो बहुत सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे गलत क्या है, राइट वर्जन इसका ये है कि देखो जो स्टार्टिंग में ही है ना, ही स्टार्टिंग हमेशा कोई भी इंग्लिश में कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। सबको पता है ना कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। तो ही इज़ प्लेइंग लेटर, तो पहला लेटर कैपिटल लिख देंगे तो ही, एंड लास्ट में ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा ना एक। या फिर अगर इज ही प्लेइंग क्रिकेट अगर होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, या फिर कॉमा होता, कुछ भी होगा, तो लास्ट में एक फुल स्टॉप एंड पहले कैपिटल लेटर आया, तो ये एक परफेक्ट बन गया सेंटेंस। जबकि इसके ऊपर भी सेंटेंस तो सही था, लेकिन वो पंक्चुएशन सही नहीं था उसका, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इन सब में, बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं। उसके बाद क्या है, यूज़ करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जैसे इसका मतलब होता है कि एक एप्पल अगर रोज़ खाते हो तो डॉक्टर तुम्हारे घर पे कभी नहीं आएगा, इसका मतलब यही हुआ। तो एग्जाम्पल में देखो, पहले क्या एन लगा हुआ है, एन एप्पल, एंड उसके बाद ए डे,
तो पहले एन लगा है, फिर ए क्यों लगा है, दोनों जगह एन क्यों नहीं लगा है, फिर दोनों जगह ए क्यों नहीं लगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होगा कि जो वॉवेल के पहले होता है AEIOU, जो वर्ड्स इससे स्टार्ट होते हैं उसके पहले एन लगता है, एंड जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवेल्स नहीं होते हैं, उसके पहले ये लगता है। ये बहुत ही बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है इसका, तो ये देख सकते हो। उसके बाद करेक्ट एरर को फिक्स करना है, जैसे पंक्चुएशन वाला जो पार्ट था ना, उसी का दूसरा वर्जन है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम गोज स्कूल, ये कोई सेंटेंस बनता है क्या, आई एम गोज स्कूल? लेकिन राइट सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये राइट है। तो इसी तरह एरर को करेक्ट करना है, एंड ये एग्जाम से पूछ देता है। हो गया, पहला ग्रामर पार्ट खत्म, इतना ही पूछता है, इससे ऊपर नहीं पूछता है। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ देगा, एक्टिव टू पैसिव पूछ देगा, बस। दूसरा जो पूछता है वेकेबलरी, वेकेबलरी में क्या सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। इस पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, सिनोनिम्स। उसके बाद पूछता है एंटोनिम्स। ये सब होता क्या है, जैसे मैं अगर हिंदी में समझाऊँ ना सिनोनिम्स, तो पर्यायवाची शब्द समझते हो ना, पर्यायवाची शब्द जैसे हवा को बोलते हैं वायु, पवन संस्कृत में बोलते हैं, या फिर अगर बोले जैसे लाइट को रोशनी बोलते हैं, फिर किरण बोलते हैं, ऐसा होता है ना। तो इधर क्या हो रहा है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं लेकिन उसका मीनिंग सेम रहता है। वैसे ही इंग्लिश में सिनोनिम्स का मतलब फाइंड अ वर्ड दैट मीन्स सेम। एग्जाम्पल, हैप्पी, जॉयफुल, हैप्पी को जॉयफुल बोल सकते हैं, बिग को लार्ज भी बोल सकते हैं, बिग भी बोल सकते हैं, एंड एंड को बोल सकते हैं कंप्लीटेड, एंड या फिर फिनिश, सबका मीनिंग सेम होता है, उसी को बोलते हैं सिनोनिम्स। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होता है कि उसका अपोजिट वर्ड, जैसे हॉट का कोल्ड, उसको एंटोनिम्स बोलेंगे, बिग का स्मॉल, स्ट्रॉन्ग का वीक। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ठीक है। एड स्मॉल वर्ड एट स्टार्ट और एंड टू चेंज मीनिंग, जैसे किसी भी वर्ड के पहले या फिर बाद में, जब पहले अगर लगाओगे ना कुछ भी तो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, एंड किसी भी वर्ड के बाद में कुछ लगा दोगे तो उसको सफिक्स बोलेंगे। अब ऐसा इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ड के पहले या फिर बाद में कुछ ऐसा वर्ड लगा दो जिससे उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाए, उसको बोलेंगे प्रीफिक्स या सफिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक, लॉक का मतलब क्या होता है, ताला, या फिर लॉक कर देना। लेकिन अगर लॉक के बाद UN लगा दोगे तो हो जाएगा अनलॉक, तो लॉक का उल्टा होता है अनलॉक, समझ रहे हो। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, लेकिन अनकाइंड मतलब वो उसका उल्टा हो गया। लेकिन UN का मतलब नॉट तो नहीं होता। अगर मान लो मैं तुमसे डायरेक्टली ऐसे ही लिख दूँ कहीं पे कि UN का मतलब क्या होता है, तो तुम बोलोगे UN का मतलब क्या, कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे UN का मतलब क्या होता है, नॉट। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम हैप्पी, तो अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम हैप्पी तो मैं खुश हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आई एम नॉट हैप्पी तो मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि आई एम अनहैप्पी, तो अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम अनहैप्पी तो तुम ये समझ रहे हो कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैंने नॉट का यूज़ तो नहीं किया, बट मैंने अनहैप्पी बोल दिया। तो इसी तरह UN का मतलब नॉट नहीं होता, लेकिन स्पेशल केसेस में प्रीफिक्स यूज़ करने पे UN का मतलब नॉट होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लॉक के पहले UN लग रहा है, काइंड के पहले UN लग रहा है, या फिर कुछ भी लग रहा है। या फिर डिसलाइक देख लो, लाइक होता है ना, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, एंड डिसलाइक का मतलब ना पसंद करना। तो लाइक के पहले डिस लगा देते हैं, डिसलाइक हो जाता है। तो इसका मतलब कि वर्ड के पहले कुछ भी लगाएंगे तो उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। वर्ड के पहले कुछ भी लगाएंगे और उसका मीनिंग चेंज कर देंगे, उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। एंड सफिक्स को ये बोलते हैं जिसमें एंड में कुछ लगाते हैं। जैसे देखो हैप्पी है, हैप्पी का मतलब खुश, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा खुशी। हेल्प, हेल्प का मतलब मदद करना, हेल्पफुल मतलब मददगार। तो हेल्प एक खुद में अलग एक वर्ड है, हेल्पफुल एक अलग वर्ड है, लेकिन हेल्प को हम लोगों ने बाद में हेल्पफुल में चेंज कर दिया। उसमें हम लोग को पहले कुछ नहीं लगाया, बाद में लगा दिया, तो उसको बोलते हैं सफिक्स। बहुत ही ईजी है। उसके बाद ये पार्ट ख़त्म, वेकेबलरी ख़त्म। उसके बाद है कम्युनिकेशन, तीसरा पार्ट, जिसमें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर एक क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। 2024 के जून में, दिसंबर में, 23 के जून में, दिसंबर में, 22 के जून में, दिसंबर में, सब में रिपीट हुआ है, बहुत रिपीट होता है। दीज आर 7 रूल्स फॉर गुड टॉकिंग और राइटिंग। ये 7 रूल्स होते हैं गुड टॉकिंग और गुड राइटिंग के लिए। क्लियर ईजी वर्ड्स, जैसे अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ करूँ जो कि तुम लोगों को समझ में ही ना आए तो फिर क्या मतलब है। जैसे मैंने मैथमेटिक्स तो ही पढ़ाया था, या फिर कोई भी टॉपिक में समझाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लैंग्वेज में समझाऊँ जो कि तुम लोगों को समझ में आए। टीचर्स वाली लैंग्वेज में अलग होता है, समझ रहे हो। तो इजी वर्ड्स में किसी को भी समझाओगे तो ये 7 स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करोगे, ये 7 स्टेप्स, तो डेफिनेटली तुम्हारा कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कंसाइज एंड शॉर्ट। ज़्यादा बहुत लेंदी चीज़ें मत समझाया करो, कम से कम समझाओ। जैसे इंग्लिश और कम्युनिकेशन में कितने टॉपिक्स हैं, 50 से 60 टॉपिक्स होंगे, बट स्टिल मैं तुमको 8 टॉपिक्स में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, तो कम से कम में सारी चीज़ें बता दो, उसको बोलते हैं कंसाइज।
उसके बाद कॉन्क्रीट जैसे रियल एंड एग्जैक्ट, जैसे अगर मान लो कि बात है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की, मैं तुम लोगों को बताने लगूँ केमिस्ट्री की बातें या फिर BEEE की बातें, तो तुम लोगों को क्या मतलब है उन सबसे? एग्जैक्ट जो सिलेबस में है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के वहीं से बताऊंगा ना। तो होता है कि सारी चीज़ें रियल रखो, कुछ फेक मत रखो। उसके बाद करेक्ट मतलब मिस्टेक्स नहीं करनी है। उसके बाद कोहेरेंट मतलब मेक सेंस, जो भी तुम बोलो उस बात का कुछ सेंस निकलना चाहिए, सेंसलेस बातें ना बोलो तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद कंप्लीट, नथिंग मिसिंग, मतलब कुछ भी बोलो अगर तो उसमें आधी अधूरी बातें ना बोला करो, कंप्लीट बताया करो, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद कॉर्टेस मतलब पोलाइट, मतलब हमेशा पोलाइट रहो, किसी से मिल रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, मतलब बेसिकली हम्बल होकर बातें करना है बस। ये हो गए 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, हाउ ए मैसेज ट्रैवल्स, मैसेज कोई भी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाता है तो कैसे ट्रैवल करता है। देखो, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। पहले मैं समझा रहा हूँ सेंडर। सेंडर मान लो मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ, ठीक है, मेरे को मैसेज भेजना है तुम लोगों को कि तुम लोग ये 8 टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है, मेरे को मैसेज तुम लोगों को भेजना है, तो मैं कैसे भेजूंगा? सेंडर मैं हूँ, तो मैं हूँ सेंडर। मैसेज मतलब एक मैसेज है, मैसेज में क्या है, 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मीडियम, मीडियम क्या है, फ़ोन है, ऑब्वियसली यूट्यूब है फिलहाल मीडियम, तो यूट्यूब के थ्रू मैं तुम लोग को बता पा रहा हूँ, तो मीडियम फ़ोन और यूट्यूब है। उसके बाद अगर मैं तुम लोग को लेटर लिख के भेज देता तो मीडियम लेटर हो जाता। अगर मैं तुम लोग को चिल्ला के बताता क्लास में तो वो मीडियम क्लासरूम हो जाता। समझ रहे हो, ये यूट्यूब मीडियम है इसका। रिसीवर, रिसीवर आप लोग हो। एंड फीडबैक, जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन को सेंड किया, मैंने मैसेज भेजा, यूट्यूब पे तुमने देखा, तुमको बहुत पसंद आया वीडियो, तुमने इस वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, तो ये हो तुम्हारा फीडबैक कि तुमको उसके बाद क्या क्या फील हुआ, तुमने उसके बाद क्या रिस्पॉन्स किया, उसको बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एंड इसके बाद 3 है वन वे वर्सेस टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है। वन वे कम्युनिकेशन, नो रिप्लाई, टीवी, न्यूज़पेपर। जैसे फ़िलहाल यूट्यूब तो एक तरह से वन वे और टू वे दोनों हो सकते हैं। जैसे टीवी में हम लोग मूवीज़ देखते हैं, फिर मान लो न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर न्यूज़ देख रहे हो टीवी पे। तो अगर मान लो टीवी पे तुम न्यूज़ देख रहे हो, तुमको वो न्यूज़ पसंद नहीं आ रही, या फिर तुमको उस न्यूज़ में कुछ क्वेश्चन है तो तुम नहीं पूछ सकते हो ना, ऑब्वियसली वो टीवी पे है। या फिर अगर मान लो न्यूज़पेपर अगर तुम पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में तुमको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई, तुमको लगता है कि यहाँ पे गलत है, लेकिन तुम उसको काउंटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब कि तुम भी सामने से बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ, तो होता है टू वे कम्युनिकेशन। जैसे वीडियो कॉल्स होते हैं तो होता है टू वे कम्युनिकेशन। एंड वन वे कम्युनिकेशन कि ओनली मैं बोलूँगा तुम सुनोगे। तो फिलहाल यूट्यूब तो आई गेस टू वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि तुम लोग वहाँ पे कमेंट्स भी कर पाते हो, टीवी पे कमेंट्स नहीं कर सकते। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, रिप्लाई पॉसिबल, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, मतलब वही कि फ्रेंड से बातें कर रहे हो तो वो भी टू वे कम्युनिकेशन होता है। एंड रिप्लाई पॉसिबल मतलब जहाँ पे तुम रिप्लाई कर सकते हो उसको टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, इसके ऊपर तो बहुत बड़ी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, मेरे चैनल पे। जो भी मैंने वीडियो बोली है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला हुआ था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो को एंड करते ही तुमको सामने ही दिख जाएगा, वो वीडियो देख लेना, या फिर मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे शेयर कर दूंगा। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन मैंने उसमें पूरा समझाया हुआ है। उसका मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि जिस चीज़ से रुकावट आए बातें कर रहे हैं, मान लो मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, एंड साइड में अगर कोई मान लो खाना बना रहा है, या फिर कोई चिल्ला रहा है, या फिर कोई सामान पीट रहा है, कुछ भी अगर हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन में दिक्कत, तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स, जिसमें मैं तुमको बातें बोल के समझाऊँ या फिर मैं तुमको लिख के समझाऊँ, वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में तुमको बॉडी लैंग्वेज से समझाऊँ, मैं अपनी आवाज़ का यूज़ नहीं करूँगा, मतलब बेसिकली जो चीज़ें इशारों में समझाते हैं उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे बचपन में एक न्यूज़ चैनल आता था जिसमें बहुत ही इशारों के थ्रू न्यूज़ को समझाते थे, जो डीफ पीपल होते थे उनको बताने के लिए, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड ये सब चीज़ें उस वीडियो में अवेलेबल है, ठीक है, सब दिखा दूंगा। उसके बाद नंबर 4th पॉइंट है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज़ रिपोर्ट। ए रिपोर्ट इज़ अ पेपर दैट टेल्स व्हाट हैपेंड और व्हाट वर्क वाज डन। जैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है,
तो उस बिल्डिंग में 1 महीने में कितना काम हुआ या फिर 15 दिन में कितना काम हुआ, 15 दिन की रिपोर्ट, 1 महीने की रिपोर्ट, 10 दिन की रिपोर्ट, जो ऑनर होगा वो मांगेगा ना भाई, जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो अपने नीचे के लोगों से मांगेगा कि हाँ भाई रिपोर्ट दिखाओ 10 दिन में कितना काम हुआ, क्या हुआ, उसी को बोलते हैं रिपोर्ट। जैसे ऑब्वियसली असाइनमेंट से बोल सकते हैं, हमारे कॉलेज में पूरे सेमेस्टर में कितनी पढ़ाई हुई, क्या क्या क्वेश्चंस थे एंड ऑल, सब टीचर्स हमसे असाइनमेंट्स मांगते हैं ना, तो उसको एक तरह से रिपोर्ट बोल सकते हैं कि पूरे सेमेस्टर का रिपोर्ट दो हमको। तो वो होता है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कितने टाइप्स के रिपोर्ट होते हैं वो देख लेना। लैब रिपोर्ट होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। उसके बाद फीचर्स क्या क्या होते हैं रिपोर्ट के। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो वो क्यों लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, एक पूरा समरी कि वो किस दिन को लॉन्च हुआ था, फिर कब पहुंचा, तो वो एक बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर रिपोर्ट उस पर बना सकते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्ट। एंड जैसे एक गुड रिपोर्ट है, एक अच्छे रिपोर्ट में क्या क्या होता है, टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन होता है कि वो क्या था, मेथड, कौन से मेथड यूज़ किए थे उसमें। जैसे चंद्रयान 3 की बात करें तो उसका टाइटल होगा चंद्रयान 3, इंट्रोडक्शन कि वो चंद्रयान 3 क्या है, फिर मेथड, कौन से मेथड से वो बना रॉकेट, फिर रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आया, एंड कंक्लूजन, मतलब बेसिकली एंड रिजल्ट के बाद वाला पार्ट कंक्लूजन, उसका कंक्लूजन क्या निकला, हो गया। 5th है राइटिंग। राइटिंग क्या होता है, राइटिंग, व्हाट इज प्रिसाइज राइटिंग, मेकिंग अ बिग पैराग्राफ शॉर्ट, कीप ओनली द मेन आइडिया, रिमूव एक्स्ट्रा वर्ड्स। वही मैं अभी कर रहा हूँ कब से। जैसे मान लो 8 मैंने मतलब 4 टॉपिक्स 5 टॉपिक्स बताए ना तुमको, उसमें ऑब्वियसली उनका डेफिनेशन तो बहुत बड़ा बड़ा होगा, 4-4 पेज का, 3-3 पेज का डेफिनेशन होगा, लेकिन मैं जो तुमको बता रहा हूँ वो मैं तुमको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि एक्चुअली में वो काम क्या करता है। तुमको अपने हिसाब से एक्सपेंड करके लिख देना है, तो मैं तुमको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, तो वही उसी को बोलते हैं राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग मीन्स कि किसी बड़े पैराग्राफ को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना, मेन आइडिया उसको समझा देना, वो है क्या, उसको बोलते हैं प्रिसाइज राइटिंग। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिग एग्जाम्पल ऐसा होगा, द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमको दूध देती है, इट ईट्स ग्रास, वो घास खाती है, इट इज़ यूजफुल फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। प्रिसाइज में क्या हो जाएगा, द काउ ईट्स ग्रास एंड गिव्स मिल्क, गाय घास खाती है और दूध देती है। तो ये हो गया छोटा में, वो हो गया बड़ा में। उसके बाद 6th हो गया लेटर एंड ईमेल राइटिंग। सबसे पहले कंप्लेंट लेटर क्या होता है, उसको कैसे लिखना है, वो सब मैंने बता रखा है उस वीडियो में, दे दूंगा अभी लिंक। कंप्लेंट लेटर क्या होता है वो, और ये सब मैं भेज भी दूंगा, ठीक है, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें सब मैं शेयर कर दूंगा। कंप्लेंट लेटर क्या होता है, कैसे लिखना है, मतलब किसी के भी खिलाफ अगर कंप्लेंट करनी है कॉलेज में, किसी कॉलेज में तो नहीं सॉरी, तो किसी के भी खिलाफ अगर कंप्लेंट करनी है तो उसको बोलते हैं कंप्लेंट लेटर, उसको लिखना सीख लेना। एप्लीकेशन लेटर, एप्लीकेशन सबमिट करना, तो वो एप्लीकेशन लेटर होता है। उसके बाद बिजनेस लेटर, ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा सेम ही होता है। डन। ईमेल राइटिंग क्या होता है, सेम स्टाइल जस्ट शॉर्ट। जैसे ईमेल राइटिंग बेसिकली डिजिटली काम करता है कि जैसे हम लोग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, बिजनेस लेटर किसी को भेजते हैं, बिजनेस लेटर में क्या होता है कि हम पूरा एक प्रोफेशनल मेंटेन करते हैं। 7th टेंडर, व्हाट इज टेंडर एंड व्हाट इज कोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंडर एंड कोटेशन। व्हाट इज टेंडर, थिंक ऑफ टेंडर लाइक एन अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट की तरह टेंडर को बोल सकते हैं। दिस आस्किंग इज कॉल्ड अ टेंडर, समझ रहे हो। जैसे किसी स्कूल को अपना पूरा स्कूल पेंट कराना है, सारी दीवार पेंट कराने हैं, तो वो चिल्ला के पूछ रहे हैं कि कौन ये काम कर सकता है, तो जो ये प्रोसेस है ना पूछने का, उसको बोलते हैं टेंडर, ठीक है। उसके बाद कोटेशन क्या होता है, कोटेशन इज द आंसर टू डेट आस्किंग, मतलब उसके बारे में जो रिप्लाई आएगा ना उसका, उसको बोलते हैं कोटेशन। एग्जाम्पल, ए पेंटर सेज आई विल पेंट इट फॉर 10,000। आई थिंक इसमें थोड़ा सा तुमको कन्फ्यूजन होगा, मैं बता रहा हूँ जैसे सिंपल वे में। मुझे कोई भी ब्रांड का कोलेब्रेशन आता है तो वो लोग बोलते हैं कि भाई ये वीडियो शूट करनी है एंड ये वीडियो में ये प्रोसेस है, हमको ये प्रमोट कराना है, ये करना है, वो कर रहे हैं, तो वो सेंड कर रहा है टेंडर मेरे को। मैं बोलता हूँ टेंडर भेज दो आप, तो मेरे को पूरा टेंडर में पूरी चीज़ें मतलब एक्सप्लेन कर देते हैं, उनको क्या चाहिए, कब शूट कराना है, कितने देर का शूट कराना है एंड ऑल। फिर वो बोलते हैं मेरे से कोटेशन भेजो आप, तो कोटेशन में मैं ये भेजूंगा कि मेरे को क्या क्या मैं चार्ज करने वाला हूँ, मतलब मैं उनको बेसिकली शूट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि मैं कितना चार्ज करने वाला हूँ, तो वो होता है कोटेशन। तो बेसिकली यूजर मेरे को टेंडर भेजता है एंड मैं उसको कोटेशन भेजता हूँ, यही होता है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यू गेट अ स्मॉल स्टोरी और पैराग्राफ इन अ पेपर, बिलो दैट स्टोरी सम क्वेश्चंस, यू हैव टू रीड द स्टोरी एंड फाइंड द आंसर इनसाइड इट। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आरजीपी इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में कि आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, जैसे 8th क्लास में फिर 7th क्लास में सबके साथ हुआ होगा कि एक बड़ा सा पैराग्राफ आता है इंग्लिश के पेपर में एंड उसी में से बोलेगा कि ऊपर पढ़ो एंड नीचे आंसर करो,
वही होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। जैसे आपको एक बड़ा सा 5 लाइन का पैराग्राफ दे देगा एंड बोलेगा उसमें से पढ़ के नीचे आंसर कर दो, कि उसी में से एक ऊपर से छोटा सा स्टोरी रहेगा एंड नीचे उसी में से क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पेपर में ही आंसर रहेगा सब कुछ। तो उसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड ख़त्म। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए इतना इनफ है। एक वीडियो और भी है जो कि मैं बता दे रहा हूँ अभी जस्ट इस वीडियो ख़त्म होते ही, वहाँ पे ऊपर आपको दिख जाएगा इधर या फिर इधर, उसको देख लेना क्लिक करके पूरा। इन 2 वीडियो से काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन निकल सकता है। आई थिंक वीडियो काफ़ी इनफ हो गई है एंड डेफिनेटली BEE के लिए वीडियो आने वाली है इंग्लिश के तुरंत बाद। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड कोई भी डाउट हो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में तो मुझे डायरेक्टली इंस्टा कर देना और या फिर कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।